जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो डॉक्टरानो, आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन करनी है अपने फुल कोर्स के टेस्ट की। सो एमसीक्यूज़ नंबर आप लोग के पास दैट इज़ क्या है, दैट इज़ 69 है कि 7.5 ग्राम, वेरी टेक्निकल एमसीक्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। 7.5 gram of a gas occupy volume 5.6 dm cube at STP. The gas is तो हम सबको ये पता है कि PV इज़ इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसके मुख्तलिफ टाइप की एप्लीकेशन है। वैल्यू ऑफ R एट STP इन SI सिस्टम, डेंसिटी ऑफ अ गैस, कंसनट्रेशन ऑफ अ गैस, ये मोलर मास ऑफ अ गैस। और एक जो हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, मोलर मास से ही मतलब यही है कि जब किसी गैस का मोलर मास पता चल जाएगा तो उस गैस की आइडेंटिफिकेशन भी आप लोग के पास हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गैस, तो PV इज़ इक्वल टू nRT। इससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गैस। तो एक गैस है जिसका 7.5 ग्राम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 5.6 एट STP। द गैस इज़, अच्छा हमें बैलेंस हमें क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि 5.6 dm क्यूब ऑफ अ गैस X ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम, दैट इज इसका मास है कितना, 7.5 ग्राम है। अगर हम बात करें, ये तो गिवन है हमें, अगर हम बात करें कि STP पे 22.4 यानी 5.6 dm क्यूब का मास इतना है, तो 22.4 dm क्यूब का मास कितना होगा, X हो जाएगा। चूंकि ना तो हमें गैस पता है और ना उसका मास हम फाइंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5.6 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। 5.6x दैट इज़ इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4। तो x जब मैं फाइंड करूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 डिवाइडेड बाई आप लोग के पास 5.6 आ जाएगा। 7.5 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, तो इससे ऑलमोस्ट आप लोग के पास 168 आता है। 168 को जब आप 5.6 पे डिवाइड करेंगे तो 168 डिवाइडेड बाई 5.6, इससे आप लोग के पास जो रिज़ल्ट आएगा दिस विल बिकम इक्वल टू 30 आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास है, कार्बन इज़ 12 एंड ऑक्सीजन इज़ 16, सो दैट इज़ इक्वल टू 28। अगर मैं NO के मास को देखूं, सो नाइट्रोजन इज़ 14 एंड ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीजन इज़ 16, सो दैट इज़ इक्वल टू 30। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग के पास 44 है और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी। तो मतलब क्या हुआ कि आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या है, बीटा ऑप्शन। ये MCQs बार बार आ चुके हैं। ओके, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर विल बी द। तो प्लीज़ अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m डिवाइडेड बाई v के। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे। जब मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे तो उनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, दैट इज़ कम होगा। जब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम होगा तो डेंसिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज़ ज़्यादा होगी। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का आप लोग के पास क्या है, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का आप लोग के पास क्या है, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट के साथ। अगर तो डॉक्टरानो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सो आप लोग के पास इट मीन्स कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ज़्यादा, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। आप लोगों से ये पूछा गया है कि ऑल ऑफ द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेसर विल बी द, ग्रेटर नहीं लेसर विल बी द वेपर प्रेशर। देखिए, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप लोग के पास ज़्यादा होंगी उतना लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। जितना लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा उतना वेपर्स कम बनेंगे, उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सो चार्ली ऑप्शन इज अ करेक्ट। All of the following, all of the collision between particle of a gas are elastic in nature. अगर आप लोग के पास गैसेस के दरमियान कोलिजन इलास्टिक है, तो एक पॉइंट जिन गैसेस के दरमियान कोलिजन इलास्टिक होती है, इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, आइडियल गैस का। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, द कोलिजन बिटवीन गैसेस इज इलास्टिक, इट मीन्स द गैस आर आइडियल गैसेस। अगर इन इलास्टिक है तो मीन्स नॉन आइडियल गैसेस।
आप लोगों से पूछा गया कि इस इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है। सो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखें कि इलास्टिक कोलिजन आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि दैट इज़ अगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम है तो इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन का। अब मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, वेलोसिटीज़ पे डिपेंड करता है। सो काइनेटिक एनर्जी आप लोग के पास अगर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम है तो इट मीन्स कि आप लोग के पास नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज आप लोग के पास नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिड। तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना है कि एसिडिटी जो होती है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे डॉक्टरानों उतना एसिडिटी आप लोग के पास क्या होगी, ज़्यादा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा उतना एसिडिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज़ ज़्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम उतना एसिडिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज़ कम होगी। देखिए एसिडिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है तो एसिडिटी आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन आप लोग के पास एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी तरह ये पोजीशन पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम है तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की किसको देखना है, दैट इज पोजीशन को देखना है। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ पोजीशन का क्या होगा, दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रोजन के करीब होगा उतना एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम चार्ली ऑप्शन को देखें सो दैट इज ट्राईक्लोरो, यहाँ पे डाईक्लोरो, मोनोक्लोरो और वहाँ पे तो है नहीं, दैट इज ट्राईक्लोरो एसेटिक एसिड, डाईक्लोरो एसेटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड एंड दैट इज एसेटिक एसिड। तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, greater the number of electron withdrawing group greater will be the what, acidity, and lesser the number of electron withdrawing group lesser will be the acidity। तो प्लीज चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, दैट इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोग के पास, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है मैंगनीज। ट्रांजिशन एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, एंड दैट इज जिंक। जिंक जो है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है तो ये आप लोग के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, बाकी सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने लगा हूँ, +3 +4 +5 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2। इनको याद करने का तरीका क्या है, 3 4 5 3 2 3 3 2 2 2, 3 4 5 3 2 3 3 2 2 2। अगर मैं बात करूं ये मैंने क्यों लिखे, दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात हो रही है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, स्कैंडियम की आप लोग के पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, टाइटेनियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 4, वेनाडियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 5, क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3, मैंगनीज की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी तरह जाते जाए, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। Which one of the following enthalpy change is always, यहाँ पे वर्ड लिखा है always exothermic, कौन सा आप लोग के पास always exothermic होगा, तो enthalpy of formation this can be exothermic as well as endothermic। enthalpy of atomization this is always endothermic। यार अगर किसी भी चीज़ से हमने एटम को बनाने हैं so this will be always endothermic। ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्या होगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। बिकॉज डॉक्टरानो जो कंबस्शन है इसमें एनर्जी क्या होती है, दैट इज रिलीज, एनर्जी आप लोग के पास रिलीज होती है और रिलीज ऑफ एनर्जी को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आप लोगों से कहा गया है हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूले को देखूं सो कैल्शियम इज 40, यहाँ पे गिवन भी है आप लोग को,
कैल्शियम का इज 40, कार्बन इज 12 एंड 3 ऑक्सीजन है, तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि कैल्शियम के 1 मोल का जो मास आ रहा है दैट इज कितना आ रहा है 100 ग्राम। तो हाउ मेनी मोल्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में आप लोग के पास कितने मोल हैं 1 मोल है। तो 1.7 किलोग्राम में कितने होंगे? तो प्लीज़ सबसे पहला पॉइंट 1.7 किलोग्राम को आप लोग 75 किलोग्राम को आप लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दें। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 1750। मतलब इसको आप लोगों ने किलो की जगह क्या लिख लेना है 10 की पावर 3 लिख लेना है। सो 10 की पावर 3 मीन्स 1000। तो 1.75 को जब मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस विल 1750 विल प्रोड्यूस इज व्हाट x मोल। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। सो 100x दैट इज इक्वल टू 1750, x दैट इज इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कट जाएंगे आप लोग के पास। दिस विल बिकम इक्वल टू 17.5। चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। ओके डॉक्टर रानो, नेक्स्ट MCQs आप लोग के पास क्या है दैट इज अ ब्यूटेन मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। तो यहाँ पे प्लीज आइसोमर्स के लिए फार्मूला याद रखना है 2 की पावर n-4 प्लस आप लोग के पास क्या आता है 1। ये चेन आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, लेकिन ये याद रख ले कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 7। अगर 8 आया तो यहाँ पे आप लोगों ने +2 जो है वो लिखना है। सो प्लीज़ ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं 4। सो 4 - 4 + 1, 4 - 4 से क्या आ जाएगा 0 + 1, समथिंग की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 + 1। तो 1 + 1 से आप लोग के पास कितना आ जाएगा 2। बिल्कुल जी आप लोग के पास है। सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर दैट इज इक्वल टू 2। All of the following enthalpy change have negative value except। तो दिस इज enthalpy of combustion। ये तो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, एक्सेप्ट की बात हो रही है। हाँ, enthalpy of combustion नेगेटिव होता है, enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव होता है -57.4 होता है। enthalpy of फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, लेकिन कुछ के लिए ये क्या होती है एंडोथर्मिक होती है। ग्रुप 8, ग्रुप 5 और ग्रुप 2 के लिए ये एंडोथर्मिक होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली एक्सोथर्मिक, बट ग्रुप 8, ग्रुप 5 और ग्रुप 2 के लिए ये क्या होती है एंडोथर्मिक, बिकॉज इट इज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सारी एक्सोथर्मिक है एक्सेप्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इफ नंबर ऑफ मोल of reactant is greater than product, it means the relationship between Kp and Kc is। तो हम सबको पता है कि Kp that is equal to Kc into RT की पावर क्या आ जाता है डेल्टा n। डेल्टा n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आप लोग के पास क्या है दैट इज ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि जो डेल्टा n की वैल्यू है ये ज़्यादा ये कम, तो कम माइनस ज़्यादा से वैल्यू क्या आती है नेगेटिव। सो Kc इंटू RT की पावर क्या आ जाएगा दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स नेगेटिव को मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, यानी इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Kc डिवाइडेड बाई RT। RT जो भी वैल्यू है वो आप लोगों ने नेगेटिव से पॉजिटिव कर ली। इट मीन्स कि हमने Kc को डिवाइड करना एक खास वैल्यू पे, तब जाके ये बराबर होगा Kp के। तो इट मीन्स कि Kp इज लेस देन व्हाट Kc। अगर डेल्टा n 0 है तो दोनों बराबर होंगे। अगर डेल्टा n आप लोग के पास पॉजिटिव है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। अगर डेल्टा n नेगेटिव है तो Kc इज ग्रेटर देन व्हाट Kp। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया हम कैसे बनाते हैं हैबर प्रोसेस के ज़रिए कि N2 + 3H2 ये आप लोग के पास कन्वर्ट होता है किस चीज़ में दैट इज़ 2NH3 में, गैसियस स्टेट में। ओके, आप लोगों से कहा गया है कैन बी इंक्रीज, तो मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज बाय ऑल एक्सेप्ट डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक के लिए जो Kc है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मीन्स अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या आएगा बैकवर्ड। तो अल्फा ऑप्शन तो करेक्ट है।
एडिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली शॉर्टलियर प्रिंसिपल आप लोग के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आप लोग के पास प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर, बिल्कुल, चूंकि प्रेशर में डेल्टा एन की वैल्यू को आप लोगों ने देखना है। सो आप लोग के पास 3+1 ज़्यादा मोल है, ज़्यादा वॉल्यूम है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन ज़्यादा वॉल्यूम से या ज़्यादा मोल से किसकी तरफ जाता है, कम मोल की तरफ। तो एक्सेप्ट आप लोगों से लिखा है बाय एडिंग कैटालिस्ट, तो ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को इफेक्ट नहीं करता, रेट को इंक्रीज करता है। आप लोग को एक कंपाउंड दिया है C2, आप लोग के पास H4, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो प्लीज सिग्मा बॉन्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल एटम -1, लेकिन ये ए साइक्लिक के लिए है, हाँ साइक्लिक के लिए ये नहीं होता, दिस इज फॉर व्हाट, साइक्लिक का, ए साइक्लिक का। सो टोटल एटम कितने हैं, 3, टोटल एटम कितने हैं, 6 -1 दैट इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5, और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोगों से कहा गया है कि इंथैल्पी चेंज इज रेलिवेंट इन द फॉलोइंग प्रोसेस, तो ये कौन सा इंथैल्पी चेंज है, तो दैट इज, अगर आप लोग सोडियम को देखें तो सोडियम सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है सोडियम गैस में, तो इट मीन्स ये एटम में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एटमाइजेशन। इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, एटमाइजेशन का। हाउ मैनी लीगेंड्स आर देयर इन अ कम्प्लेक्स, यानी कम्प्लेक्स में कितने लीगेंड है, तो प्लीज बाहर वाला जो है दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर, इसको फोकस नहीं करना, इनको आप लोगों ने फोकस करना है। तो अगर आप लोग आयरन को देखें तो प्लीज आयरन के साथ कितने लीगेंड अटैच है, कितने साइनाइड अटैच हैं, दैट इज 6 साइनाइड अटैच है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने मोनोडेंटेट लीगेंड अटैच होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लीगेंड, तो कितने मोनोडेंटेट लीगेंड अटैच हैं, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रिल यील्ड, तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इनकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये प्रोड्यूस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्रिल इज अ डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट विल प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन है, बिल्कुल है जी, यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट, तो एवरेज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिल्कुल ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, साइज ऑफ एन ऑर्बिट या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक है। एवरेज एनर्जी के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो जो साइज होता है या रेडियस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जो एनर्जी आप लोग के पास होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n। एवरेज डिस्टेंस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, यानी रेडियस के बारे में कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो ऑल ऑफ दिस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यूनिट ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर, तो प्लीज इसके लिए ट्रिक याद रखना है कि दैट इज मोल पर dm³ की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। डॉक्टरानो, जब भी किसी रिएक्शन के लिए आप लोगों ने क्या लिखना है, यूनिट ऑफ के को लिखना है। Whenever we have to find unit of K, तो आप लोगों ने ट्रिक अप्लाई करनी है, दैट इज मोल पर dm³ की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। नाउ दिस n रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोगों से क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑर्डर, सो प्लीज आप लोग यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर लें, मोल पर dm³ इंटू 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 क्यों पुट किया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज मोल पर dm³ इंटू यहाँ पे आप लोग के पास 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, एंड समथिंग की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है सो दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। आई विल सजेस्ट कि ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग इनको क्या कर लें, रटलाइज कर लें कि मोल पर dm³ सेकेंड इनवर्स 0 ऑर्डर के लिए है, सेकेंड इनवर्स इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज व्हाट, सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे 2 पुट कर लें, तो मोल इनवर्स dm³ इंटू सेकेंड इनवर्स, ये इनको रटलाइज कर लें।
The standard reduction potential of Ag, silver, copper, cobalt and zinc are given है आप लोग को 0.799, 0.337, -0.227, -0.7 respectively. Which one is best reducing agent? तो reducing agent वो होता है जो खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज itself, जो अपने आप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज itself. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, जो आप लोग के पास क्या करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन. तो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी. रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी. अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इट मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी. तो दिस विल एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. तो नेगेटिव है सबसे ज़्यादा किसकी, तो दैट इज जिंक की. रिस्पेक्टिवली का वर्ड ये कि गोल्ड के लिए, कि सिल्वर के लिए कितनी है, दैट इज 0.79, कॉपर के लिए 0.33, कोबाल्ट के लिए -0. जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम, इट मींस इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान, उसकी ऑक्सीडेशन इजीली होगी. जिसकी ऑक्सीडेशन इजीली होगी उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का. द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन इज शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड. तो मोस्टली जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा, ये आप लोग के पास क्या शो करते हैं, दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन होता है, दिस आर पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव. कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है. लेकिन अगर हम जनरली कहें तो कार्बोनाइल कंपाउंड शोज, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाता है. न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर लेता है, ये डबल बॉन्ड आप लोग के पास वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, जिससे आप लोग के पास अल्का ऑक्साइड आयन बनता है. सो दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि आल तो नहीं, मोस्टली जो है कार्बोनाइल कंपाउंड क्या शो करते हैं, दे शो एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21. स्कैंडियम के बाद क्या आता है, टाइटेनियम 22. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, यानी यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं. तो आर्गन यहाँ पे 3d2 और 4s2 22 हो गए हैं. +2 का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन डक्टरानो आते भी किस में है, दैट इज 4s में, बिकॉज n+l वैल्यू क्या होती है, कम. और पहले इलेक्ट्रॉन निकलती भी किससे हैं, दैट इज 4s से, बिकॉज रेडियस वाइज इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. तो यहाँ पे आप लोग प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि पहला इलेक्ट्रॉन आता भी किस में है, दैट इज 4s में, और पहला इलेक्ट्रॉन निकलता भी किससे, दैट इज 4s से. तो टाइटेनियम +2 की अगर हम बात करें, टाइटेनियम +2, तो दिस विल बिकम s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. तो आर्गन 3d आप लोग के पास 2 और 4s क्या आ जाएगा, नॉट. तो 4s नॉट एंड 3d 2, चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास क्या है, करेक्ट. Which one of the following reagent is used to convert 2-butene into trans-2-butene? तो आप लोग के पास 2-butene है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आप लोग के पास, दैट इज CH, यहाँ पे क्या है, CH3, 2-butene है. तो अगर मैंने इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है, अगर सिस में कन्वर्ट करना है, फॉर सिस फॉर्मेशन वी हैव टू यूज लैंडोलार कैटलिस्ट. सिस के लिए हमने यूज करना होता है लैंडोलार कैटलिस्ट. एंड व्हाट इज लैंडोलार कैटलिस्ट, दैट इज पॉइजन पैलाडियम इनटू बेरियम सल्फेट प्लस फिनोलिन. फिनोलिन इज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइसाइक्लिक भी होता है और हेट्रोसाइक्लिक भी होता है. तो सिस के लिए हमने क्या यूज करना है, सिस अल्कीन के लिए, इनटू सिस अल्कीन के लिए हमने क्या यूज करना है, दैट इज यूज करना है किस चीज को, दैट इज लैंडोलार कैटलिस्ट. लेकिन अगर हमने ट्रांस को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए हमने क्या यूज करना होगा, दैट इज सोडियम इनटू आप लोग के पास यहाँ पे दैट इज क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट, दैट इज ये 2-ब्यूटीन होगा. हाँ, ट्रांस 2-ब्यूटीन होगा. तो पार्शियल दैट इज व्हाट, अगर हम ब्यूटाइन को ले लें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है. तो अगर हमने सिस को बनाना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लैंडोलार कैटलिस्ट, और अगर ट्रांस को बनाना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सोडियम इनटू एक्वस या लिक्विड NH3 जो है वो यूज़ करेंगे. ओके, Which one of the following properties does not increase from top to bottom in group first element? In group first A, alkali metal में. तो reducing power means अपने आप को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज. अब अगर हम देखें ना तो टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप लोग के पास डिक्रीज होती है.
जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आप लोग के पास डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो रिमूवल है वो आप लोग के पास क्या होगी, दैट इज़ आसान होगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान, दैट इज कॉल्ड स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। उसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी, दैट इज इजी होगी। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। देखिए ये मेटल है, तो मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। रिएक्शन में कौन हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतना आप लोग के पास रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। सो प्लीज़ इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम मेटल की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन व्हाट, ये डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। अब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, दैट इज इंक्रीज। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन सारी इंक्रीज हो रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज नहीं होती। ओजोनोलाइसिस ऑफ दैट इज 2-ब्यूटाइन। तो एक पॉइंट याद रख लें कि अगर मैं अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करता हूं, अगर मैं अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जिंक एंड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर। तो अगर मैं क्या करता हूं, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन करता हूं, तो ये प्रोड्यूस करता है एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। डिपेंड करता है कि स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, साइमेट्रिकल है या अनसाइमेट्रिकल है। लेकिन अगर तो मेरे प्यारे से डॉक्टरानों, खूबसूरत से डॉक्टरानों, मैं अल्कीन की क्या करूं, अल्काइन की ओजोनोलाइसिस करूं, तो ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। और अगर मैं बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करूं तो ये ट्राई ओजोनाइड प्रोड्यूस करेगा, विच फर्दर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोल में जो है वो कन्वर्ट होगा। तो ये आप लोग के पास ब्यूटाइन है। तो ब्यूटाइन मतलब यहाँ पे आप लोग के पास कितने कार्बन है, दैट इज 4 कार्बन है। तो ब्यूटाइन की अगर मैं क्या करूंगा, ओजोनोलाइसिस करूंगा, तो ये आप लोग के पास प्रोड्यूस करेगा, दैट विल प्रोड्यूसेस आप लोग के पास व्हाट, दैट विल प्रोड्यूसेस ब्यूटानोइक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज। तो जब भी आप लोगों को नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। तो वहां पे क्या है, डॉक्टरानो CH3, फिर आप लोग के पास CH और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें दैट इज CH2 है, फिर आप लोग के पास CH और यहाँ पे क्या है, NH2, और यहाँ पे आप लोग क्या है, दैट इज CH2, और यहाँ पे आप लोग के पास C डबल बॉन्ड OH। जब भी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आप लोग को गिवन हो तो प्लीज़ आप लोगों ने क्या करना है, इसको जब भी क्वेश्चन गिवन हो नोमेनक्लेचर से, सो प्लीज़ सबसे पहले आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। तो नंबरिंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमा, दैट इज अल्काइल नाइट्राइल, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3, अब 3 पोजीशन पे क्या है, दैट इज अमाइन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अमाइंस, एंड 5 पोजीशन पे क्या है, दैट इज मीथाइल। तो अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो इनको हम नेम किस तरीके से देंगे, अल्फाबेटिकली। तो 3 अमाइंस 5 मीथाइल, आप लोग के पास क्या आ जाएगा, हेक्सानोइक एसिड। 3 अमाइनो 5 मीथाइल हेक्सानोइक एसिड, चार्ली ऑप्शन आप लोग के पास। ये गलत है बिकॉज दिस इज M आ रहा है, ये A आ रहा है, तो नेमिंग हमने देनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बुनियाद पे, तो ये क्या है, दैट इज गलत है। अगर यहाँ पे देखिए तो ये नेमिंग तो ठीक है लेकिन ये पेंटानोइक एसिड है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोनाइल कंपाउंड या साइनाइड वगैरह जो है, इनके कार्बन को आप लोगों ने नंबरिंग में इंक्लूड करना है। तो कौन सा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। 3 अमाइनो 5 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन सा कंपाउंड आप लोग के पास क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये ओन है, अल है और अल है, इट मीन्स यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन की। तो 3 कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अल्कोहल। अच्छा, ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, कीटोन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, और आप लोग के पास एल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। लेकिन ऑल अल्कोहल डू नॉट शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, इथेनॉल दिस शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। मिथानोल जो है, तो ये यहाँ से एक और MCQs भी आता है कि मिथानोल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय।
तो किस टेस्ट के जरिए इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? दैट इज व्हाट डॉक्टरानो, दैट इज आयोडोफार्म टेस्ट। तो ऑल अल्कोहल डू नॉट गिव्स, दैट इज व्हाट आयोडोफार्म टेस्ट। ऑल कीटोन डू नॉट गोज अंडरगोज आयोडोफार्म टेस्ट। सारे जो कीटोन है दैट इज आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देते। कौन से आप लोग के पास देते हैं? दैट इज कॉल्ड मिथाइलेटेड। जो आप लोग के पास क्या है? मिथाइलेटेड कीटोन, यानी जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या मौजूद हो? मिथाइल कार्बन जो है वो मौजूद हो। और एल्डिहाइड भी आप लोग के पास सारे एल्डिहाइड जो है वो शो नहीं करते। सो प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने, एसिटल्डिहाइड शो करते हैं, बाकी शो नहीं करते। अब ये आप लोग का क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने प्लीज इसको जो है वो मेंशन कर लेना है कि कौन सा शो करता है और कौन सा शो जो है वो नहीं करता। कंसेप्ट मैंने समझा दिया। Which one of the following statement is incorrect about E2 elimination? So please, अगर E2 elimination की हम बात करें, so E2 elimination is a single step। ये आप लोग के पास क्या होता है? that is single step होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्लीज आप लोगों ने ये याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट होती है किस चीज में? दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोग के पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कन्वर्ट होती है किस चीज में? दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर में। ट्राइगोनल प्लेनर में कन्वर्ट होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ आप लोग के पास यहाँ पे क्या होता है? अगर तो टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर आप लोग के पास स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो आप लोग के पास क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप लोग के पास बेस है तो क्या होगा? दैट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। बेस में से भी कौन सा बेस होना चाहिए? दैट इज स्ट्रांग बेस होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रांग है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा E2। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? तो इट इज वन स्टेप, ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि दिस इज सिंगल स्टेप। इन कॉमन एग्जाम्पल, in common example of E2 elimination reaction is a primary alkyl halide having beta। बिल्कुल, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड जो होते हैं वो आप लोग के पास। नाउ व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हेलाइड? जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप मौजूद है, अगर तो डॉक्टरानो वो फर्दर एक कार्बन के साथ कनेक्ट है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड दैट शोज व्हाट? दैट शोज E2 एलिमिनेशन। इट इज बाई मॉलिक्यूलर, बिल्कुल न्यूक्लियो बेस भी होता है और सबस्ट्रेट भी होता है। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन सा गलत है? दैट इज डेल्टा ऑप्शन गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एक्सेप्ट। तो पायराडीन भी हेट्रोसाइक्लिक है, फ्यूरेन भी, थायोफीन भी है, दैट इज फास्फीन। तो अगर हम फास्फीन को देखें तो पहला पॉइंट ये तो दैट इज व्हाट? साइक्लिक है ही नहीं। सो दैट्स वाई ये आप लोग के पास एग्जाम्पल नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज डिस्कशन। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज़।